हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लक्ष्य 120। स्वागत है आप सभी का लक्ष्य 120 सीरीज में। सो वी वर डूइंग द पॉलिटी इन द लास्ट लेक्चर। वी कंप्लीटेड आवर फंडामेंटल राइट्स। सो टुडे वी विल डिस्कस डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, बेसिक स्ट्रक्चर एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स। ठीक है, तो वो सब आज हम देख लेंगे। बाकी हियर इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ, हियर इज़ माई मार्कशीट। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वी हैव डिस्कस्ड दैट फ्रॉम वेयर वी हैव ब्रॉट दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। हमने पहले लेक्चर में इसको डिस्कस किया है डिटेल में। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपने रिवाइज किया है उसको, या ढंग से देखा है या नहीं देखा है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस कंट्री से हमने इसको बोरो किया है, या फिर किस कंट्री से हमने इंस्पिरेशन ली है डीपीएसपी के लिए, या फिर किस एक्ट से इंस्पिरेशन ली है, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी डीपीएसपी आपके पार्ट 4 में आते हैं ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और आर्टिकल जो है आपका 36 से लेके आर्टिकल 51 तक जो है डीपीएसपी आते हैं। ठीक है, सो बेसिकली क्या है, डीपीएसपी जो है वो आपके स्टेट के लिए डायरेक्शंस है कि अगर स्टेट में जैसे कोई भी गवर्नमेंट अगर बनती है, उसका एक एजेंडा रहेगा। एजेंडा क्या रहेगा कि आपको ये कुछ सोशियो कल्चरल काम करने हैं, कुछ लिबरल काम करने हैं, कुछ गांधीयन फिलॉसफी वाले काम करने हैं। ये आपके कुछ बेसिक जो है आपका एजेंडा है, जो हर किसी को कंप्लीट करना है। ठीक है, अब फीचर्स क्या हैं? सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डीपीएसपी एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स, दैट इज इम्पॉर्टेंट। क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में वही आएगा कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस क्या है, जो कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी कर चुके हैं। बेसिक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो है आपका जस्टिसिएबिलिटी का। जस्टिसिएबिलिटी मतलब कि आप जो है इसको एनफोर्स करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट में आप जाके बोल सकते हैं कि आर्टिकल जो है 44 को इम्प्लीमेंट करो, बिकॉज दैट इज अंडर डीपीएसपी? यू कैन नॉट से दिस। स्टेट को भी आप नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर रिसोर्सेज होंगे, अगर विलिंगनेस होगी, पॉलिटिकल विल होगी, और अगर टाइम सही होगा, तो स्टेट को इम्प्लीमेंट करना है। ये इसके बेसिक डिफरेंस है। आर्टिकल 36 में स्टेट की डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, आर्टिकल 37 में दे रखा है कि दे आर नॉन जस्टिशिएबल। ठीक है, आर्टिकल 39 के बी और सी आर्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? ये अभी न्यूज़ में भी थे, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि आर्टिकल 39 बी जो है वो बात करता है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए मटेरियल रिसोर्सेज का। मतलब इनइक्वालिटी को ख़त्म करने की बात चल रही है। जो भूदान हुआ था, जो भूदान पॉलिसी थी, या फिर लैंड रिफॉर्म्स जो हुए थे, गवर्नमेंट ने जो लैंड रिफॉर्म्स किए थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो इसी आर्टिकल के एजेंडा का पार्ट था। आर्टिकल 39 सी बोलता है कि वी नीड टू प्रिवेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। दीज आर दी सोशलिस्ट एजेंडाज। है ना, कि देश में केवल एक आदमी सबसे अमीर नहीं बन जाए, एक आदमी सबसे अमीर नहीं होना चाहिए। वेल्थ शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, सब में डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। जिसके लिए हम करते क्या हैं? हम करते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब क्या है? अगर आपकी इनकम 10 लाख है तो आप पे लगेगा 5% टैक्स, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग। अगर आपकी इनकम 20 लाख है तो आप पे लगेगा 10%। अगर आपकी इनकम 30 लाख है तो 20%। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ है, आपकी अगर 1 करोड़ इनकम है तो आप पे 30% टैक्स लगेगा। 5 करोड़ या 50 करोड़ है तो 40% टैक्स लगेगा। दिस इज हाइपोथेटिकल, है ना। तो ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब ये होता है। इस तरीके से आप जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को प्रिवेंट कर सकते हैं।
39A क्या है? अब जैसे आर्टिकल्स आपने देखे होंगे, बेसिक चीज़ बता रहा हूँ आपको कि 39 के बाद ए लिखा होता है। तो ए का मतलब ये होता है कि इसको अमेंडमेंट के थ्रू बाद में जो है डाला गया है। ये ओरिजिनली जो है एग्जिस्ट नहीं करता था, इसको अमेंडमेंट के थ्रू जो है ऐड किया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 39A क्या है। और आर्टिकल 40 क्या है? ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड है ना? ये आर्टिकल सारे आपको याद करने हैं, सारे के सारे। आर्टिकल 41 क्या है, 42 क्या है ना? 43 क्या है? इस तरीके से आपको सारे आर्टिकल्स याद करने हैं डीपीएसपी के। बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। अगर आपने डीपीएसपी के आर्टिकल्स याद कर लिए, तो आप जब मेंस का आंसर लिखेंगे, तो आप इजीली इसको कोट कर पाएंगे, है ना? अब जैसे कोई क्वेश्चन आया, जैसे फ्री लीगल एड का कोई क्वेश्चन, या फिर फॉर एग्जांपल नालसा का कोई क्वेश्चन आ गया, तो नालसा में आप जब क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे अपने आंसर की, तो आप लिख सकते हैं कि एज पर आर्टिकल 39A, है ना? तो ये जो प्रमोट करना इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। इस तरीके से आपका जो है इंट्रोडक्शन पहले से ही प्रिपेयर्ड हो गया। ठीक है? फिर अपन को कुछ आर्टिकल्स ऐसे पता होने चाहिए। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आर्टिकल कौन से जो आर्टिकल्स थे जो अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए गए थे, वो इम्पॉर्टेंट है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आर्टिकल 39, 39A, 43A एंड 48A ऐड किया गया था। अब ये आपको बताना है कि 48A जो है वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड है क्या? ये आपको बताना है। 39A जो है वो आपका लीगल एड से रिलेटेड है। 43A जो है वर्कर्स के पार्टिसिपेशन से रिलेटेड है क्या? ये आपको बताना है। और 39 के बारे में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है 39 किससे रिलेटेड है, और 38 किससे रिलेटेड है, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आर्टिकल 45 का जो अमेंडमेंट हुआ था वो 2002 में हुआ था, ये आपको बताना है। 45 में क्या अमेंडमेंट हुआ था? 43 क्या कोऑपरेटिव सोसाइटीज से रिलेटेड है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो ये जो है आपके इम्पोर्टेंट जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, वो आपको याद करने हैं, क्योंकि वो यूपीएससी पूछ सकता है। बस यही इतना ही इम्पोर्टेंट है आपके डीपीएसपी में, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको एक तो आर्टिकल्स पता हो और फिर इसके अमेंडमेंट्स पता हो, आपका काम सॉर्टेड है। फिर उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज। ओरिजिनली फंडामेंटल ड्यूटीज वर नॉट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1976 में ऐड किया गया था। अब इसमें जो है पार्ट आपका 4A में, आर्टिकल 51A में आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है इंश्राइंड है। टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं आपकी। वो सारी की सारी ड्यूटीज़ आपको याद होनी चाहिए कि कौन सी ड्यूटीज़ हैं। एक स्वर्ण सिंह कमिटी बनी थी, उसके आधार पे ये अमेंडमेंट हुआ था। कौन सा जो है आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है वो पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशन से अवॉइड करना है, रिस्पेक्ट करनी है किसकी? फ्लैग और एंथम की, है ना? ये सारी की सारी आपको वैल्यूज़ जो हैं आपको याद करनी है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। कौन सी ड्यूटीज़ हैं? जिससे आप डिफरेंशिएट कर पाओ कि फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं, डीपीएसपी कौन सी हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन सी हैं, सो दैट यू कैन ईजिली डिफरेंशिएट बिटवीन द थ्री। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। बस इसमें से इतना ही इंपॉर्टेंट है। और ये नॉन जस्टिसिएबल हैं, इनको आप इन्फोर्स नहीं करा सकते सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, है ना? जैसे आर्टिकल 32 के थ्रू आप फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करा सकते हो, आप डीपीएसपी को और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इन्फोर्स नहीं करा सकते हो। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपका आता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता कैसे है। आर्टिकल 368 पार्ट 20 में आपके अमेंडमेंट की बात की गई है। किस तरीके से अमेंडमेंट होगा, है ना? अब क्या इसको प्राइवेट मेंबर्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? क्या इसके लिए प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है? एक बार हम इसकी क्रोनोलॉजी समझ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की,
है ना, कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता कैसे है, जिससे आपको एक बार में समझ आ जाए। सबसे पहले राज्यसभा या लोकसभा, ये किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का। सबसे पहली बात हो गई ये, किसी भी हाउस में, इधर राज्यसभा और लोकसभा। दूसरी बात, या तो प्राइवेट मेंबर्स भी इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट के जो आपके मिनिस्टर्स हैं वो भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात, आपको कोई भी प्रायर इन्फॉर्म्ड नहीं करना है प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के जो है इंट्रोड्यूस करने से पहले। तीसरी बात। चौथी बात आपकी हो गई कि आपको स्पेशल मेजॉरिटी से बोथ ऑफ द हाउस में पास कराना होगा, राज्यसभा एंड दी लोकसभा सेपरेटली, है ना, कोई भी जॉइंट सिटिंग नहीं होगी। आर्टिकल 108 में जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन है, पर वो केवल ऑर्डिनरी बिल्स के लिए है, ये इसमें अप्लाई नहीं होता है। जब आपका दोनों हाउसेस से बिल पास हो गया स्पेशल मेजॉरिटी से, फिर ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट के पास केवल एक ही ऑप्शन है, यू हैव टू गिव दी असेंट। सो दिस इज दी प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। सिंपल चीज है, ये इसका प्रोविजन है। एक बार ये देख लेते हैं कि सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है, स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, और स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ स्टेट के कंसेंट में कौन सी चीजें आती हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है ना। अब स्पेशल मेजॉरिटी में, अब जैसे फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स को आपको अमेंड करना है, आपको डीपीएसपी को अमेंड करना है, तो आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी मतलब 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, है ना, इतना तो चाहिए ही चाहिए, प्लस आपके 50% की मेजॉरिटी चाहिए। सिंपल मेजॉरिटी क्या है कि भैया अगर जैसे 251 लोग हाउस में हैं, उसके अगर 51% लोगों ने वोट दे दिया यस में, तो आपका बिल हो गया पास। सिंपल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी विद स्टेट का कंसेंट क्या है कि सबसे पहले तो आपको स्पेशल मेजॉरिटी वाली कंडीशन फुलफिल करनी है, उसके बाद 50% ऑफ द स्टेट्स को सिंपल मेजॉरिटी से बिल को पास करना है, सिंपल मेजॉरिटी से। ये है कॉन्सेप्ट। कितने अभी तक अमेंडमेंट हो चुके हैं, वो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आपको कुछ कुछ पता होने चाहिए। ये चीज़ें हैं। जो आपका लास्ट अमेंडमेंट हुआ है वो हुआ है 2023 में। एक अमेंडमेंट आपका और हो गया है जो कि 33% रिजर्वेशन का है फॉर द वीमेन। अच्छा, यही रिजर्वेशन वाला है, 1/3 जो सीट्स हैं रिजर्व होंगी, वो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। दिस इज दी, अभी ये लेटेस्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी इसको मेंस में पूछ चुका है और इसको 2024 के प्रीलिम्स में भी पूछ चुका है, तो यू कैन आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, है ना। बहुत सारे अमेंडमेंट पूछ चुका है यूपीएससी, जैसे कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पूछ चुका है, 44th पूछ चुका है, 73rd 74th पूछ चुका है ना। ये इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट्स हैं वो आपको एक बार देख लेने हैं। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन है वो आपका केशव नंद भारती जो जजमेंट हुआ था उसमें प्रोनाउंस किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1973 में, है ना। ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। क्या है बेसिक स्ट्रक्चर? बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि अगर आप आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट कर रहे हैं तो आप कुछ बेसिक चीज़ों को अमेंड नहीं कर सकते। आपके पास जो है प्लेनरी पावर्स नहीं है, आप कुछ भी नहीं बदल सकते। कॉन्स्टिट्यूशन की जो सोल है उसको आपको बरकरार रखना पड़ेगा। अब वो बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम टाइम टू टाइम डिफाइन करेंगे, टाइम टू टाइम इसको डिफाइन किया जाएगा। प्रीलिम्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी मेंस के लिए हम इसको डिटेल में देखेंगे। देन कम्स द नेक्स्ट चैप्टर विच इज फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। दिस इज इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले दो टाइप की गवर्नमेंट होती हैं, एक होती है आपकी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, एक होती है आपकी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट।
प्रेसिडेंशियल जो गवर्नमेंट है उसके क्या फीचर्स होते हैं और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के क्या फीचर्स होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के क्या क्या फीचर्स होते हैं। सबसे पहले कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर आर्टिकल 75, इंडिया में तो यही है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि अगर एक मिनिस्टर के खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, देन द होल गवर्नमेंट कोलैप्सेस, पूरी की पूरी गवर्नमेंट आपकी जो है वो गिर जाएगी। लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर के अंदर होती है एज वी ऑल नो। डुअल मेंबरशिप मतलब कि मेंबर्स एग्जीक्यूटिव के भी होंगे और लेजिस्लेचर के भी होंगे। अगर कोई मिनिस्टर 6 मंथ के अंदर जो है लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं बनता है तो उसको अपना मिनिस्टर से रिजाइन करना पड़ेगा, उसको एग्जीक्यूटिव की पोस्ट जो है छोड़नी पड़ेगी। सो देयर इज अ प्रोविजन ऑफ डुअल मेंबरशिप। If you want to become the part of the executive, then you must be part of the legislature. That is dual membership. There is political homogeneity, मतलब जो सरकार होगी पावर में वो होमोजेनिटी होगी उसके अंदर। मतलब अगर सरकार फॉर एग्जांपल अभी बीजेपी की अगर गवर्नमेंट है तो उसके अंदर 240 मेंबर्स जो हैं वो बीजेपी के हैं, तो होमोजेनिटी है। और प्लस एनडीए की गवर्नमेंट है अभी इस टाइम पे जो कोएलिशन गवर्नमेंट है, तो उनकी जो आइडियोलॉजी है उसमें होमोजेनिटी है, वो एक तरीके से सोचते हैं, उनका जो विजन है उनका जो एजेंडा है वो एक तरीके से है, तो ये होमोजेनिटी होती है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में बाय कैमरल, जो बाय कैमरल लेजिस्लेचर होती है मतलब दो हाउसेज होते हैं, आपका अपर हाउस होगा और एक लोअर हाउस होगा। हाउस ऑफ द पीपल होगा और आपका हाउस ऑफ द एल्डर्स होगा, राज्यसभा, लोकसभा। मेजॉरिटी पार्टी का रूल होगा, जो भी पार्टी इंडिया की पार्लियामेंट में अगर 545 सीट्स हैं, 51% अगर सीट्स लेकर आएगी जो पार्टी, उसी की गवर्नमेंट बनेगी। देयर आर रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव्स। रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? प्राइम मिनिस्टर है, जिसको हेड ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हैं वो हमारे प्रेसिडेंट हैं, ऑनरेबल प्रेसिडेंट, उनको हेड ऑफ स्टेट बोलते हैं। ये सिंपल इसके एलिमेंट्स हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर मीन्स एग्जामिनेशन। ये मीन्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि एग्जीक्यूटिव में डुअल एग्जीक्यूटिव है, सिंगल है, डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस होगा या नहीं होगा, अकाउंटेबिलिटी किस में होगी, क्या लेजिस्लेचर के प्रति अकाउंटेबल है पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में या फिर प्रेसिडेंशियल। फॉर एग्जांपल ये जो है आपका एग्जांपल इसका यूएसए का ले लो आप, एग्जांपल है यूएसए में सिंगल एग्जीक्यूटिव है, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है वहाँ पे। लोअर हाउस कैन नॉट बी डिसॉल्व बाय द प्रेसिडेंट, ये सिंपल चीज़ है। वहाँ पर आपके एग्जीक्यूटिव जो है अकाउंटेबल नहीं है फॉर देयर डे टू डे फंक्शनिंग टू द लेजिस्लेचर। अगर लेजिस्लेचर चाहेगी तो सिंपल तरीके से उनको नहीं रिमूव कर सकती। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में गवर्नमेंट चेंज करनी है तो आपको सिंपल मेजोरिटी ही तो चाहिए। आप 51% लोगों को ले आओ और आप गवर्नमेंट चेंज कर दोगे। पर यूएस में अगर आपको एग्जीक्यूटिव को या फिर प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, 2/3 की मेजोरिटी चाहिए या फिर टोटल मेजोरिटी चाहिए। मिनिस्टर्स विल बी मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, डुअल मेंबरशिप है। तो इस तरीके से ये डिफरेंसेस हैं। फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म है वो है फेडरलिज्म या फिर यूनिटरी गवर्नमेंट। अब इंडिया में वी हैव अ क्वाज़ी फेडरल गवर्नमेंट। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म? सबसे पहले फेडरलिज्म में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि पावर जो है यूनियन और स्टेट में डिवाइडेड है। अगर रिटन नहीं होगा तो फिर यूनियन कोशिश करेगा कि उसको पावर्स, फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और पावर जो है ज़्यादा मिल जाए, और स्टेट भी कोशिश करेगा कि उसको मिल जाए ज़्यादा। इसलिए वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सो दैट वी कैन अवॉइड दिस कॉन्फ्लिक्ट फॉर द पावर टसल। ये टसल अवॉइड करने के लिए हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है कि पावर्स जो हैं, फंक्शंस जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है पहले से ही रिटन है। मल्टीपल लेवल ऑफ गवर्नमेंट।
union government, state government, local self government. There is multiple level of government. The constitution will be rigid. Rigid मतलब अब कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न है और अगर रिजिड नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल मेजोरिटी से अगर मैं सब कुछ चेंज कर सकता हूँ, तो फिर यूनियन गवर्नमेंट जब चाहेगी तब चेंज कर देगी और फेडरल प्रिंसिपल्स को खतरा हो सकता है। सेवन्थ शेड्यूल फॉर एग्जांपल, अगर सेवन्थ शेड्यूल से मुझे कोई लिस्ट स्टेट से निकाल कर कॉन्करेंट में डालना है या फिर स्टेट से निकाल कर यूनियन लिस्ट में डालना है, तो ये जो आपका प्रोसीजर है वो सिंपल मेजोरिटी से नहीं हो सकता। इसके लिए चाहिए स्पेशल मेजोरिटी। अब वो क्यों चाहिए स्पेशल मेजोरिटी? क्योंकि फेडरलिज्म को बचाने के लिए। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना इम्पॉर्टेंट है। जब तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, तो फिर फेडरलिज्म को खतरा है। देयर विल बी डुअल पॉलिटी दैट वी हैव अंडरस्टूड यूनियन एंड द स्टेट। देयर विल बी बाइकैमरलिज्म मतलब राज्यसभा का होना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि राज्यसभा विल रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स। जो स्टेट्स हैं उनका इंटरेस्ट कौन रिप्रेजेंट करेगा सेंटर पे? वो राज्यसभा करेगी। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर सुप्रीमेसी कॉन्स्टिट्यूशन की होगी, सेवन्थ शेड्यूल की होगी, है ना? ये नहीं है कि सुप्रीमेसी जो गवर्नमेंट इलेक्टेड है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, उसकी सुप्रीमेसी नहीं होगी, कॉन्स्टिट्यूशन की होगी। एंड देयर विल बी अ डिवीजन ऑफ पावर दैट वी हैव सीन। अब कुछ इंडिया में यूनिटरी फीचर्स हैं, मतलब इंडिया जो है कंप्लीटली फेडरल स्टेट तो है नहीं, दैट वी ऑल्सो नो, है ना? कुछ क्वाज़ाई फेडरल है क्योंकि इंडिया। क्या है इसमें फीचर्स क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में भी सुप्रीम और नॉट में भी सुप्रीम। मतलब ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन कभी सुप्रीम होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल 368 है हमारे यहाँ पे। कुछ इश्यूज हैं, ये हम मेंस में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये मेंस का टॉपिक है, मेंस में ये सब चीज़ें आती हैं। फिर आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा, वो है सेंटर और स्टेट के रिलेशंस। इसमें क्या है, जो है आपका सबसे पहले हमको देखना है कि लेजिस्लेटिव रिलेशंस कैसे हैं। लेजिस्लेटिव रिलेशंस मतलब जो सेवन्थ शेड्यूल है जिसमें हमारे यहाँ पे लिस्ट है डिफरेंट। लिस्ट मतलब कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड दी कॉन्करेंट लिस्ट। अब लेजिस्लेटिव रिलेशन का मतलब ये है कि कुछ जो है डायरेक्ट, कुछ आपकी कुछ एरिया होगा, कुछ आपकी टेरिटरी होगी, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे, फॉर एग्जांपल पुलिस एज अ सब्जेक्ट स्टेट की टेरिटरी है, ये स्टेट लिस्ट में है, सेवन्थ शेड्यूल में। तो जो पुलिस के ऊपर जो रूल्स बनेंगे, जो लॉ बनेगा, वो स्टेट बनाएंगे। ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि लेजिस्लेटिव रिलेशंस का मतलब क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस का मतलब क्या है। मतलब एग्जीक्यूटिव पावर जो है डिपेंड्स अपॉन द लेजिस्लेटिव पावर। जिस लिस्ट में, जिस सब्जेक्ट पे लॉ बनाने की पावर अगर स्टेट के पास है, तो उसको गवर्न करने की पावर भी तो एग्जीक्यूटिव, जो एग्जीक्यूटिव पावर होगी वो भी तो स्टेट के पास ही होगी। ये सिंपल चीज़ है। फाइनेंशियल रिलेशंस कैसे रहेंगे? आर्टिकल 280 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्रोसीड्स हैं, फाइनेंसेस हैं, उसको किस तरीके से वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, किस तरीके से हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। व्हाट विल बी द फॉर्मूला अंडर आर्टिकल 280 विच इज फाइनेंस कमीशन। ये इंपॉर्टेंट है। सरकारिया कमीशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वी हैव टू कोट दिस इन मेंस कि सरकारिया कमीशन ने क्या बोला था, गवर्नर की पावर्स कैसी होनी चाहिए, है ना? आर्टिकल जो आपका इमरजेंसी है, स्टेट की इमरजेंसी 356, उसको कैसे लगाना है, गवर्नर के पास कितनी पावर्स रहेंगी, बिल को कैसे पास करना है, पुंची कमीशन। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आपका प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो है इंटर स्टेट रिलेशंस। अब जो सेंटर स्टेट रिलेशंस हैं वो तो हैं आपके वर्टिकल, कि आप सेंटर का स्टेट के साथ में कैसा रिलेशन होगा। फिर कुछ हॉरिजॉन्टल रिलेशन भी तो हमको देखने होंगे कि बिटवीन स्टेट्स में कैसे रिलेशंस हैं। महाराष्ट्र के रिलेशन कर्नाटका के साथ कैसे हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कुछ हमारे डिस्प्यूट्स हैं जैसे इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, क्या उनके रेजोल्यूशन के लिए कोई बॉडी है? आर्टिकल 262 के बारे में बात करता है। ठीक है, कुछ रिवर डिस्प्यूट्स हैं इंपॉर्टेंट, वो आप इसकी लिस्ट है,
उसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब इंटर स्टेट काउंसिल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वाज आस्क्ड इन यूपीएससी कि इंटर स्टेट काउंसिल का पर्पस क्या है। इट इज टू कोऑर्डिनेट बिटवीन स्टेट्स एंड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स एंड इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 263। ये शायद मेरे हिसाब से 2025 में ही यूपीएससी ने पूछा था। जोनल काउंसिल्स क्या होती हैं, ये भी 2024 में पूछा गया है। नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल के बारे में पूछा गया है। ये क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं या ये स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, किस तरीके की बॉडीज हैं ये आपको पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज इमरजेंसी प्रोविजंस। आज हम इमरजेंसी प्रोविजंस भी देख लेते हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस क्या है? सबसे पहले है आपकी नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इमरजेंसी के प्रोविजंस, मतलब तीन टाइप की इमरजेंसी होती है। एक होती है आपकी नेशनल इमरजेंसी, एक होती है आपकी स्टेट इमरजेंसी, एक होती है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी में दो टाइप्स की इमरजेंसी होती है, इंटरनल इमरजेंसी या फिर एक्सटर्नल इमरजेंसी। एक्सटर्नल इमरजेंसी में क्या आएगा, आपका वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन आ जाएगा। इंटरनल इमरजेंसी में क्या आएगा, आपका आर्म्ड रिवेलियन आ जाएगा। ठीक है, अब इसको बदलाव किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 में। कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए थे इमरजेंसी प्रोविजंस में लेकर, क्योंकि 1975 में जब इमरजेंसी लगाई गई थी तो वो जो है नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी 352 के अंदर, और उसमें जो प्रोविजंस थे उसको थोड़ा सा ट्वीक किया गया है। क्या बदलाव किया गया है, जो आर्म्ड रिवेलियन है उसको जो है लाया गया है अगेंस्ट इंटरनल डिस्टरबेंस, बिकॉज इंटरनल डिस्टरबेंस इज अ वेग टर्म, बहुत ही वेग है ये टर्म। पार्लियामेंट्री अप्रूवल किस तरीके से होगा, क्या इसके लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। रिवोकेशन कैसे होता है इसका, जो रिवोकेशन ऑफ जो इमरजेंसी है उसका क्या प्रोविज़न है वो एक बार आपको देखना है। ठीक है, अब रिवोकेशन ऑफ इमरजेंसी में तीन चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ होती है आपकी नेशनल इमरजेंसी, दूसरी होगी आपकी स्टेट इमरजेंसी और तीसरी होगी आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी। तीनों के प्रोविजंस क्या हैं, है ना? अब ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्या लोकसभा अलोन कैन रिवोकेट, है ना? क्या लोकसभा अकेली इसको रिवोकेट कर सकती है, रिवोकेशन कर सकती है, या राज्यसभा को पास करना इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज़ जब इमरजेंसी प्रोक्लेम होती है तब ये इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट इट शुड बी पास्ड बाय बोथ दी हाउसेज़, राज्यसभा प्लस लोकसभा। पर क्या रिवोकेशन में भी सेम चीज़ है? रिवोकेशन में सेम चीज़ नहीं है। अगर एक हाउस लोकसभा भी अगर इसको सिंपल मेजॉरिटी से, है ना, सिंपल मेजॉरिटी से इसको पास कर देता है तो आपकी रिवोक हो जाएगी इमरजेंसी। तो ये जो है ना बेसिक डिफरेंसेस, बेसिक बेसिक, कि जब आपको प्रोक्लेम करना है तो आपको लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों चाहिए, प्लस आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। पर जब आपको रिवोक करना है तब आप क्या कर सकते हो, आप केवल लोकसभा से पास करवा लो और वो भी सिंपल मेजॉरिटी से पास करवा लो। सिंपल सिंपल चीज़ें इस तरीके से आपको जो है, और ये चेंजेस लाए किस में गए हैं, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जब इंदिरा गांधी जी की सरकार चली गई थी उसके बाद मोरारजी देसाई जी की सरकार आई थी, जब जनता सरकार आई थी तब ये जो है चेंजेस इम्प्लीमेंट किए गए थे। अब इफ़ेक्ट क्या होता है सेंट्रल और स्टेट के रिलेशंस पे। सबसे पहली बात, नेशनल इमरजेंसी में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, स्टेट इमरजेंसी में क्या पड़ेगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या पड़ेगा, है ना? नेशनल इमरजेंसी में क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे, एग्जीक्यूटिव पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जब इमरजेंसी चल रही है तो सेंटर विल बिकम मोर पावरफुल, फेडरल जो प्रिंसिपल्स हैं वो बिल्कुल कम हो जाएंगे। जो फेडरल पावर्स हैं या फिर फेडरल प्रिंसिपल्स हैं, प्रोविजंस हैं, उनकी जो है पावर बिल्कुल कम हो जाएगी। अगर सेंटर चाहेगा तो कोई भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन दे सकता है, लेजिस्लेटिव भी अगर सेंटर चाहेगा तो स्टेट लिस्ट में जितने भी आइटम्स हैं उन पे इनेक्टमेंट कर सकते हैं, उन पे लॉ बनाया जा सकता है नेशनल इमरजेंसी में। स्टेट इमरजेंसी में तो खैर क्या होता है आपको पता ही है,
कि पार्लियामेंट बिकम्स द सोल अथॉरिटी। पार्लियामेंट जो है वो आपकी अथॉरिटी बन जाती है लॉज को पास करने की, ये हमको पता ही है। फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब जो आपके जब नेशनल इमरजेंसी इम्प्लीमेंटेड है, फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्प्लीमेंटेड है, तब क्या होगा कि स्टेट के जो बजट्स हैं या फिर उनके एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उनको अगर पास करवाना है तो सेंटर की नोड चाहिए होगी। सेंटर की नॉड नहीं भी चाहिए होगी तो अगर सेंटर को लगता है कि ये प्रोविजंस कम होने चाहिए, इसमें से इसमें एक्सपेंडिचर्स जो है कम करो, इसमें एक्सपेंडिचर जो है बढ़ाओ, रेवेन्यू यहाँ से कम करो, यहाँ से बढ़ाओ, तो सेंटर कैन गिव डायरेक्शन इन दी फाइनेंशियल स्पेयर एज वेल। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। व्हाट हैपेंस विद द लाइफ ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। लाइफ जो है नॉर्मली 5 years की रहती है, पर वो बढ़ाई जा सकती है एक एक साल करके। लोकसभा की लाइफ को बढ़ाया जा सकता है, स्टेट असेंबली की लाइफ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसके लिए आर्टिकल्स कौन से हैं, है ना। कुछ आपके आर्टिकल हैं जैसे आर्टिकल 19। जब आपकी एक्सटर्नल इमरजेंसी इम्प्लीमेंटेड होती है तब आपका आर्टिकल 19 भी सस्पेंडेड होता है। पर अगर इंटरनल इमरजेंसी इम्प्लीमेंटेड है, आर्म्ड रिबेलियन हुआ है, तब आप जो है अपनी वॉइस को सप्रेस नहीं कर सकते। जो इंटरनल वॉइस है, जो इंडियन ऑडियंस है, उसकी वॉइस को आप सप्रेस नहीं कर सकते। फिर आप आर्टिकल 19 को सस्पेंड नहीं कर सकते अगर इंटरनल इमरजेंसी है तो। ठीक है, तो आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इंटरनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। दैट नीड्स टू बी रिमेंबर्ड। ये एक्सेप्शंस है कुछ, और ये डिफरेंशिएशन दे रखा है कि आर्टिकल 358 में क्या होता है, 359 में क्या होता है, वही जो हमने डिस्कस किया कि नेशनल इमरजेंसी जब एक्सटर्नल इमरजेंसी इम्प्लीमेंटेड है तब क्या होगा, और जब इंटरनल इमरजेंसी इम्प्लीमेंटेड है तब क्या होगा। ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा, एक्सटर्नल इमरजेंसी इम्प्लीमेंटेड है तो आर्टिकल 19 विल बी ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। बाकी सब में आपको जो है प्रेसिडेंट की नॉड चाहिए होगी। तो ये एक सिंपल डिफरेंशिएशन टेबल है आपके लिए। फिर प्रेसिडेंट्स रूल बोलते हैं इसको। आर्टिकल 355 एंड 356 दो प्रोविजंस क्या हैं जब आपकी स्टेट इमरजेंसी जिससे डिक्लेयर होती है। कौन से हैं दो प्रोविजंस? पहला, या तो जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका कोई डायरेक्शन, अगर उसने कोई डायरेक्शन दिया है और उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया स्टेट गवर्नमेंट ने, तो स्टेट इमरजेंसी लगाई जा सकती है, प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जा सकता है। सेकंड केस ये होगा कि अगर आपका लॉ एंड ऑर्डर खतरे में है, स्टेट गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल रही है, तब आपका जो है प्रेसिडेंट रूल लगेगा। ये कुछ दो प्रोविजंस हैं, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। पार्लियामेंट का अप्रूवल कैसे मिलता है? इसमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए, है ना। अप्रूवल के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए, केवल सिंपल मेजोरिटी। दोनों हाउसेस से आप लोकसभा और राज्यसभा से सिंपल मेजोरिटी में पास करवा लीजिए। अभी ये रिसेंटली इसलिए भी न्यूज़ में रहा है क्योंकि मणिपुर में अभी हमने रिसेंटली प्रेसिडेंट रूल लगाया है काफ़ी टाइम के बाद, है ना। 15-20 ईयर्स के गैप के बाद जो है कहीं किसी स्टेट में प्रेसिडेंट्स रूल लगा है। तो दैट यू शुड बी अवेयर कि भाई प्रेसिडेंट रूल होता क्या है, आर्टिकल्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं, पार्लियामेंट का क्या रोल होता है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव का क्या रोल है, रिवोकेशन कैसे होता है, अप्रूवल कैसे होता है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, व्हाट विल बी दी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल। क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? जो स्टेट लेजिस्लेचर की पावर है उसको एक्सरसाइज करेगा पार्लियामेंट। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो भी ख़त्म, और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एमएलएज हैं और वो भी ख़त्म। पर एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है एसआर बोमई केस में। अब वो गाइडलाइन क्या है? गाइडलाइन ये है
कि आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को तब तक डिसॉल्व नहीं कर सकते, आप एमएलएस को तब तक डिसॉल्व नहीं कर सकते जब तक आप पार्लियामेंट से पास नहीं करवा लेते बिल को। पार्लियामेंट जब तक असेंट नहीं दे देती तब तक आपका जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व नहीं होगी। दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ। फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में आती है, आर्टिकल 360 में आती है। ठीक है, प्रेसिडेंट इसको जो है वो करते हैं, क्या बोलते हैं आपके, इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फिर क्रेडिट ऑफ इंडिया इज अंडर थ्रेट देन द फाइनेंशियल इमरजेंसी इज इम्प्लीमेंटेड। तो ये सिंपल चीज़ें हैं। अब देखते हैं हम एग्जीक्यूटिव। एक बार हम अभी एग्जीक्यूटिव भी खत्म कर लेते हैं। प्रेसिडेंट और गवर्नर में क्या डिफरेंस होता है ना। अब जैसे इसमें बेसिक बेसिक चीज़ें क्या हैं कि सबसे पहले तो अपन को इलेक्शन पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं। पार्टिसिपेंट्स कौन होंगे, इलेक्टेड प्लस अनइलेक्टेड मेंबर्स, सॉरी, आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, आपके जितने भी आपके इलेक्टेड मेंबर्स हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस आपकी पार्लियामेंट, इसमें जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो वोट देंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। बस ये सिंपल चीज है। इसमें कीवर्ड क्या है, इलेक्टेड मेंबर्स, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में दोनों हाउस आ जाएंगे, राज्यसभा भी आ जाएगा और लोकसभा भी आ जाएगा। और इलेक्टेड मेंबर्स चाहिए। अगर कोई मेंबर नॉमिनेटेड है वो मेंबर वोट नहीं करेगा। ये आपको सिंपल चीज पता होनी चाहिए, है ना। प्लस इसमें एक कैच और है कि जो यूटीज हैं जनरली दे डू नॉट वोट इन द प्रेसिडेंट्स इलेक्शन, बट देयर इज एन एक्सेप्शन ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी। दो यूटीज आपकी जिनके पास स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वो वोट करती हैं आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। सिंपल चीज आपको ये पता होनी चाहिए। अब प्रेसिडेंट का रिमूवल कैसे होता है, प्रेसिडेंट के रिमूवल को बोलते हैं इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर। अगर उन्होंने वायलेशन किया है कॉन्स्टिट्यूशन का, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर उन्होंने किया है तो इनको रिमूव किया जा सकता है, इम्पीच किया जा सकता है प्रेसिडेंट साहब को। हाउएवर the term violation of the constitution is not defined under the constitution of India. Some basic facts कि भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was the first president। आर्टिकल 52 से लेके 78 तक जो है पार्ट 5 में आपका प्रेसिडेंट कवर है, ये पता होना चाहिए। जनरल जनरल चीज़ें आपको जो हमने डिस्कस कर ली हैं, है ना, अभी हमने देख लिया। अब इसमें एक जो रहता है कि बच्चों का डिस्कशन कि वोट्स की पावर कितनी रहती है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल इट डिपेंड्स अपॉन दी पॉपुलेशन। आप इतने समझदार लोग हैं, पॉपुलेशन के बेसिस पे सब कुछ डिसाइडेड होता है। अब जितने भी एमपीज हैं उनके वोट्स की वैल्यू जो है सेम रहती है, सेम वोट्स की वैल्यू है। चाहे आप राज्यसभा के एमपी हैं चाहे आप लोकसभा के एमपी हैं, आपकी वैल्यू सेम है। डिफरेंस कहाँ क्रिएट होता है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके जो एमएलएज होते हैं, इलेक्टेड एमएलएज, उनके वोट्स जो हैं डिफरेंट होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या है, बस आपको 35 ईयर्स ऑफ एज, सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड यू शुड बी एलिजिबल फॉर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा। दैट इज इम्पॉर्टेंट। वाइस प्रेसिडेंट के लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए राज्यसभा के इलेक्शन की, और प्रेसिडेंट के लिए लोकसभा के इलेक्शन के लिए। ये डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए, अगर एग्जामिनर वहाँ आपको फंसा लेगा। बेसिक बेसिक चीज़ है, ठीक है। ओथ होती है वो सब ठीक है, और ये सब अलाउंसेस वगैरह ये सब भी ठीक है। इम्पीचमेंट हमने डिस्कस कर ही लिया कि आर्टिकल 61 के अंदर जो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज द रीजन फॉर द इम्पीचमेंट। सिंपल चीज़ है। और इसके लिए क्या चाहिए, आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए भाई। सॉरी, प्रेसिडेंट को अगर आपको रिमूव करना है तो यू नीड स्पेशल मेजोरिटी। 2/3 मेंबर्स ऑफ द टोटल मेंबर्स वोट करने चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ और डिफरेंट है, जब इलेक्शन होता है तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फेडरल नेचर, कि ये फेडरल
क्योंकि प्रेसिडेंट जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को भी प्लस यूनियन को, है ना, क्योंकि ये रिपब्लिक के हेड हैं। बट जब रिमूवल होता है तब क्या होता है? रिमूवल के टाइम पे सिंपल चीज़ होती है कि ये एक हाउस की प्रोसेस होती है। हाउस की प्रोसेस में लोकसभा के और राज्यसभा के इलेक्टेड प्लस अनइलेक्टेड मेंबर्स वोट करते हैं। सिंपल चीज़, ये इतना कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। टर्म कितनी होती है? 5 ईयर्स की टर्म होती है। ठीक है, एग्ज़ीक्यूटिव पावर्स क्या है? जितनी भी काम होते हैं, एग्ज़ीक्यूटिव जितने भी काम करते हैं या फिर आपके मिनिस्टर्स जितने भी काम करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जितने भी काम करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स जितने भी काम करते हैं, प्राइम मिनिस्टर यहाँ तक कि जितने भी काम करते हैं, सारे एग्ज़ीक्यूटिव एक्शंस जो हैं, आपके प्रेसिडेंट के नाम पे ही होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। लेजिस्लेटिव पावर क्या है? जब बजट पेश होता है, जब बजट पेश होगा तो उसको प्रेसिडेंट ही टेबल पे ले कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। प्रेसिडेंट इज डूइंग एवरीथिंग बिकॉज ही इज द नॉमिनल हेड ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, दैट इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, हालांकि यूपीएससी ने बजट वाला क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम किया और उसका आंसर भी प्राइम मिनिस्टर माना है, वो अलग ही केस है, दैट इज़ एक्सेप्शन। हालांकि वो सही नहीं होना चाहिए, पर पता नहीं उन्होंने क्या रीज़न दिखाया है उसका पता नहीं, समझ नहीं आ रहा उन्होंने किस तरीके से उसको चूज़ किया है। जितने भी बिल्स आपके हैं, अगर फाइनली बिल्स को एक्ट बनाना है तो यू नीड एन असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, दैट इज़ द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। 12 पर्सनालिटी को नॉमिनेट करना राज्यसभा में, पहले लोकसभा में भी एक मेंबर जो है नॉमिनेट होता था एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, जिसको 2020 में रिमूव कर दिया गया है। फाइनेंशियल पावर्स क्या है? दैट वी हैव डिस्कस्ड कि भाई प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है बजट को इंट्रोड्यूस करने से पहले। फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 280 जो है कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एवरी 5 ईयर में। कंटिजेंसी फंड से अगर फंड्स मूव करने हैं तो प्रेसिडेंट करेंगे। मनी बिल पे प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट की, पास करने से पहले, इंट्रोड्यूस करने से पहले। ठीक है, जुडिशियल पावर्स क्या है? पार्डनिंग पावर्स, प्रेसिडेंट कैन पार्डन दी सिटीजन्स। ठीक है, पार्डनिंग पावर में क्या क्या आ जाता है? पार्डन, एक तो माफ़ी कर दिया, रिप्राइव कर दिया, रिस्पाइट दे दी, रेमिशन दे दिया, या फिर आपकी पनिशमेंट को सस्पेंड कर दिया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है गवर्नर और प्रेसिडेंट में? बेसिक डिफरेंस ये है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो आपके डेथ सेंटेंस को पार्डन कर सकते हैं, पर गवर्नर डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकते। वो क्या है, उसकी टर्म को कम कर सकते हैं, मतलब उसको डेथ सेंटेंस से उसको 15 साल की सज़ा बना सकते हैं या 10 साल की सज़ा बना सकते हैं, पर उसको माफ़ नहीं कर सकते बिल्कुल एकदम तरीके से। तो ये डिफरेंस है दोनों में। और जो आपके गवर्नर हैं वो रूलिंग देते हैं, वो पार्डनिंग करते हैं आपकी स्टेट लॉ पे, और आपके प्रेसिडेंट हैं वो पार्डनिंग करते हैं सेंट्रल लॉ पे। जो भी स्टेट, आपने जो लिस्ट पढ़ी होगी 7th शेड्यूल में, जो यूनियन लिस्ट है उस पे रूलिंग देंगे प्रेसिडेंट, जो स्टेट लिस्ट है उस पे रूलिंग देंगे गवर्नर। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक बेसिक डिफरेंसेस। फिर इमरजेंसी की पावर, इमरजेंसी लगाता कौन है? इट इज़ दी प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही प्रोक्लेम करते हैं इमरजेंसी को। सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस आर टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ। बेसिक चीज़ें। अब वीटो, जैसे बिल है, अगर कोई भी बिल है उसको अगर पास करवाना है, उसको अगर एक्ट बनाना है, तो यू नीड द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। After all the process from Lok Sabha to Rajya Sabha to become an act, it needs an assent of the president. अब वो असेंट जो है, 3 टाइप के बिल्स होते हैं, वो हम पार्लियामेंट वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि ऑर्डिनरी बिल्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, मनी बिल्स कौन से होते हैं, फाइनेंशियल बिल्स कौन से होते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स या फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स कौन से होते हैं। अब इसमें तभी हम डिस्कस कर लेंगे कि असेंट देना ज़रूरी है
या विदहोल्ड कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, या फिर एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है, उस टाइम हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी क्या रिपीटिशन हो जाएगा और फिर वो पार्लियामेंट वाले चैप्टर में हमको डिस्कस करना ही है। फिर आता है आपका ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है? टेम्परेरी लॉ। टेम्परेरी लॉ मतलब जब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस सेशन में नहीं हैं, तब हम एक टेम्परेरी लॉ बना सकते हैं विच इज प्रोक्लेम्ड बाय और विच इज पास्ड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 123। अब इसमें होता क्या है, क्यों इसको टेम्परेरी लॉ बनाने की मतलब अनुमति क्यों मिली हम लोगों को? कभी ऐसा हो सकता है कि राज्यसभा फंक्शनल है, ये तो परमानेंट हाउस है, पर लोकसभा कभी फंक्शनल नहीं हुई, है ना, कभी डिसॉल्व हो गई और इमरजेंसी ऐसी आ गई कि आपको एक एक्ट चाहिए, स्टैट्यूट चाहिए, तो फिर क्या होगा? अब एक हाउस अकेला एक्ट नहीं बना सकता, यू नीड बोथ द हाउसेज एंड द प्रेसिडेंट टू बिकम एन एक्ट। एक एक्ट चाहिए तो आपको दोनों हाउसेज की फंक्शनिंग चाहिए, पर लोकसभा डिसॉल्व्ड है, आपको एक्ट इमरजेंसी में चाहिए, तो इमरजेंसी सिचुएशन में प्रेसिडेंट एक टेम्परेरी लॉ बना सकते हैं जिसकी लाइफ 6 महीने प्लस 6 वीक की होती है। ये आपको पता होना चाहिए। पार्डनिंग पावर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट इट इज अंडर आर्टिकल 72। पार्डनिंग क्या होती है ना, आर्टिकल 72 में जो है, पार्डनिंग का मतलब क्या है कि कंप्लीट एब्सॉल्व ऑफ कन्विक्शन, माफ कर दिया आपको, आप फ्री हैं, घूमो, छुट्टी। कॉम्यूटेशन मतलब, कॉम्यूटेशन आप गांधी जी के उससे याद रखो, जब सरदार भगत सिंह और तीन दो लोगों को और जब फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, तो गांधी जी से सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप कॉम्यूटेशन की मांग करो, उनकी फांसी की सज़ा को लाइफ टर्म में कन्वर्ट कराओ, लाइफ टर्म इनको बनवा दो। तो उसको बोलते हैं कॉम्यूटेशन, लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फ्रॉम फांसी टू लाइफ टर्म। जिंदगी भर आप जेल में बने रहिए पर आप फांसी मत दीजिए। रेमिशन मतलब क्या होता है कि चेंजिंग द कैरेक्टर ऑफ द पनिशमेंट। रिस्पाइट मतलब दया, दया देख कर, दया देख कर मतलब अगर कोई प्रेग्नेंट है लेडी, तो वो डिजर्व करती है कुछ रिस्पाइट। अगर कोई डिसेबल्ड आदमी है या फिर बच्चा है कोई, या फिर अगर कोई स्पेशली एबल्ड लोग हैं, वो दया डिजर्व करते हैं, दे रिस्पेक्ट, है ना, दे डिजायर और दे डिजर्व आवर रिस्पाइट। रिप्राइव क्या होता है? टेम्परेरी स्टे, कि आपको थोड़ा सा स्टे दे दिया हमने, टेम्परेरी स्टे दे दिया कुछ टाइम के लिए। अब इसमें आप पार्डन जो है और आपकी फरलॉग है और जो आपको जेल से छुट्टी मिलती है, उसको कंफ्यूज नहीं करना है आपको आर्टिकल 72 से। वो दीज आर द अदर डिफरेंट पावर्स, है ना, वो अलग चीज़ें हैं। कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स होती है प्रेसिडेंट के पास। फिर गवर्नर का देख लेते हैं। गवर्नर जो है आपके पार्ट 6 में आते हैं। कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं इनके पास। इलेक्शन नहीं होता है गवर्नर का, अपॉइंटमेंट होती है, वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा अंडर हिज हैंड एंड सील। ये इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर इसको लिया गया है, ठीक है। और जो सेवन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1956 में, उसमें ये प्रावधान बनाया गया था कि कोई भी एक गवर्नर या तो दो स्टेट्स, एक या फिर दो से अधिक स्टेट्स का गवर्नर बन सकते हैं, या फिर वो यूटीज प्लस वन स्टेट और टू स्टेट के गवर्नर बन सकते हैं। अर्लियर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर द फर्स्ट, मतलब एक गवर्नर होना चाहिए एक स्टेट का। देयर वॉज दिस प्रोविजन ऑफ वन गवर्नर वन स्टेट, ठीक है। ओथ वगैरह हमने देख ही लिया है। क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन सिंपल क्वालिफिकेशन है, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, 35 ईयर्स के एज हो, आउटसाइडर हो, ये कन्वेंशन है। ये कहीं लिखा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है केवल दो चीज़ें, 35 ईयर्स प्लस सिटीजन ऑफ इंडिया, दैट्स इट, यू आर एलिजिबल। हालाँकि कुछ कन्वेंशंस हैं कि आउटसाइडर स्टेट के होने चाहिए, है ना? एक बार सीएम से कंसल्ट करना चाहिए, ये सब चीज़ें, ये सब हालाँकि होती नहीं है अपोजिशन स्टेट्स में।
वो सब है ना फेडरल प्रिंसिपल्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे इशू रहता है गवर्नर और आपके चीफ मिनिस्टर में, और जो है आपके जो है जो सेंटर है उसके साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ वन डिस्कस कर चुके हैं। फिर इसका रिमूवल क्या होता है, कैसे होता है? इसका रिमूवल के कोई भी ग्राउंड्स नहीं है। अगर प्रेसिडेंट का मन कर रहा है सुबह उठ के कि आज मुझे ये गवर्नर इस स्टेट में नहीं चाहिए, तो वो गवर्नर उस स्टेट में नहीं रहेगा। प्रेसिडेंट को कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। हालाँकि जो विज़डम या फिर जो एड एंड एडवाइस है, वो आएगी कहाँ से? वो आएगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, व्हिच इज़ हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। एग्जीक्यूटिव पावर्स आर सिमिलर, सिमिलर पावर्स हैं। बस एक चीज़ इसमें थोड़ी-सी डिफरेंट रहती है कि जो 6th शेड्यूल एंड 5th शेड्यूल के कुछ स्टेट्स हैं, वहाँ पे गवर्नर का रोल थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। गवर्नर की पावर्स वहाँ पे ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उनको स्पेशल प्रोटेक्शन चाहिए होता है। प्लस कुछ स्टेट्स में ट्राइबल मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट करना इम्पॉर्टेंट है। दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नर। ठीक है, अब वो कौन से स्टेट्स हैं? एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा। दीज आर दी 4 स्टेट्स जहाँ पे ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर का होना इम्पॉर्टेंट है, कंपलसरी है इन स्टेट्स में। दैट इज इम्पॉर्टेंट। फाइनेंशियल पावर्स सिमिलर हैं, वही पावर्स हैं, सिमिलर सिमिलर पावर्स हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स भी सिमिलर हैं कि मतलब लेजिस्लेटिव पावर्स में हमने वैसे तो डिस्कस किया ही था, फिर भी हम पार्लियामेंट में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे इन सब चीज़ों को कि पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, है ना? ऐसे ही जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, 2 हाउस होते हैं किसी-किसी स्टेट में। ठीक है, अब इसमें क्या है, क्या प्रोसेस होती है, प्रोक्लेमेशन क्या होता है, मतलब इसको हाउस को बुलाते कैसे हैं, हाउस के सेशन को स्टार्ट कैसे करते हैं, है ना? हाउस के सेशन को जो है एडजॉर्न कैसे करते हैं, मोशंस क्या होते हैं, वो सब हम पार्लियामेंट वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे डिटेल में। जुडिशियल पावर्स, सिमिलर जुडिशियल पावर्स हैं, पार्डनिंग पावर्स होती हैं इनके पास, रेमिट होता है, सस्पेंड होता है, ठीक है? वीटो पावर्स होती हैं। अब वीटो पावर्स क्या हैं? बिल्स में। ये केस भी काफ़ी पॉपुलर हुआ था अंडर आर्टिकल 200। ये शायद बहुत न्यूज़ में था इस बार, तो ये पूछा जा सकता है, यूपीएससी इस पे पूछ सकता है क्वेश्चन। क्या होगा? होगा ये सिंपल सिंपल कि गवर्नर को अगर कोई बिल मिला है असेंट देने के लिए या फिर उसकी जो है पास करने के लिए, तो गवर्नर के पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है टू गिव द असेंट, दूसरा है टू विदहोल्ड द असेंट, तीसरा है टू रेफर द विल टू द प्रेसिडेंट। ये एक अलग चीज है, बाकी सब सिमिलर है। गवर्नर ही है जो प्रेसिडेंट को बिल को जो उनके पास पहुंचा सकते हैं। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर बस आर्टिकल डिफरेंट है, बाकी सब कुछ सेम है। पार्डनिंग पावर सब कुछ सेम है, आर्टिकल डिफरेंट है बस। डिस्क्रिशनरी पावर्स थोड़ी सी अलग हैं, बिकॉज यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन भी डिस्क्रिशन देता है गवर्नर को। क्या डिस्क्रिशन है, क्यों डिस्क्रिशन है? क्योंकि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में प्रोवाइड किया गया था कि एक गवर्नर 2 स्टेट या फिर यूटी को साथ में गवर्न कर सकते हैं, उनके हेड बन सकते हैं। अब ये प्रोविज़न पहले से दिया हुआ है, तो अब क्या होगा कि अगर चीफ मिनिस्टर हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एमपी के, और जो है गवर्नर साहब एमपी के साथ-साथ में अभी महाराष्ट्र के भी गवर्नर हैं, तो एमपी के सीएम जो है डायरेक्शन नहीं दे सकते महाराष्ट्र के अफेयर्स के लिए। दैट विल बिकम अनकॉन्स्टिट्यूशनल। दैट्स व्हाई द गवर्नर विल हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन विद रिगार्डिंग टू महाराष्ट्र। दैट इज नीड टू बी अंडरस्टूड। ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल मैं दे रहा था आपको। बाकी मतलब महाराष्ट्र के जो गवर्नर होते हैं शायद उनके पास दमन एंड दीव का शायद अथॉरिटी रहती है यूटी को गवर्न करने के लिए, तो शायद जो महाराष्ट्र के सीएम होंगे वो उनको डायरेक्शन नहीं दे सकते कि दमन एंड दीव को आप ऐसे एडमिनिस्टर करो, है ना? तो इस तरीके से जो चीज़ें रहती हैं। अब फॉर एग्जांपल कोई सीएम है, मणिपुर के ही अगर सीएम है, तो वो रिकमेंड नहीं करेंगे ना कि प्रेसिडेंट रूल लगा दो आप हमारे स्टेट में, तो दैट विल बी अ डिस्क्रिशनरी पावर, है ना? कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन होगा गवर्नर के पास। जब उनको लगेगा
कि जो स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल जो मशीनरी है वो फेल हो गई, लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा या फिर सेंटर के डायरेक्शंस को नहीं माना जा रहा, तो वो उसको डिक्लेयर कर देंगे प्रेसिडेंट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल, है ना? तो उसमें भी डिस्क्रिशन उनका है। बाकी सिचुएशनल डिस्क्रिशन तो दोनों के सेम है। फॉर एग्जांपल अब जैसे सिचुएशनल डिस्क्रिशन होता क्या है? फॉर एग्जांपल अगर इलेक्शंस हुए लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, यहाँ पर जो है अभी इस बार की जो सिचुएशन थी, एनडीए गवर्नमेंट जो बनी है, बीजेपी के पास 240 सीट्स थी, कंप्लीट मेजॉरिटी नहीं थी, है ना? कंप्लीट मेजॉरिटी चाहिए होती है 275 की। तो अगर कंप्लीट मेजॉरिटी नहीं है तो प्रेसिडेंट के पास और गवर्नर के पास ये डिस्क्रिशन होता है कि वो अपने डिस्क्रिशन से किसी को भी बुला सकते हैं गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए इनिशियली। जैसे ही गवर्नमेंट फॉर्म होगी तो उनको फ्लोर ऑफ द हाउस पे मेजॉरिटी प्रूव करनी होती है। ये एसआर बोमई केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट में क्या याद रखना है कि बस इसमें मतलब बेसिक चीज़ ये याद रखनी है कि राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं एक्स ऑफिशियो, सिंपल। और जो इनके इलेक्शंस होते हैं वो हाउस के अंदर होते हैं, मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा के इलेक्टेड प्लस अनइलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वही इनका चुनाव करते हैं, वही इनको इलेक्ट करते हैं। और आप कमेंट सेक्शन में अभी मुझे बताएंगे कि रिसेंटली जो वाइस प्रेसिडेंट हमारे इलेक्ट हुए हैं उनका नाम क्या है। ठीक है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वालिफिकेशन क्या है? सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 ईयर्स ऑफ एज और राज्यसभा के मेंबर होने की जो है उनके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन जो है लोकसभा से लिंक्ड है और वाइस प्रेसिडेंट जो है आपकी उनकी क्वालिफिकेशन राज्यसभा से लिंक्ड है, क्योंकि वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। सिंपल चीज। इलेक्शन हम देख चुके हैं कि इलेक्टेड प्लस अनइलेक्टेड, ये जो की डिफरेंसेस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ना वो एग्जाम में पूछने वाली चीज़ है ना। ये इलेक्टेड मेंबर्स प्लस अनइलेक्टेड मेंबर्स, यूपीएससी आपको यही फंसा देगा, यही कीवर्ड है, बाकी सब कुछ बेकार है। कीवर्ड यही है कि इलेक्शन अगर हो रहा है प्रेसिडेंट का तो क्या अनइलेक्टेड मेंबर्स या फिर ऑल एमपीज विल वोट। यूपीएससी सिंपली स्टेटमेंट फ्रेम कर देगा, फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑल एमपीज वोट फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अब ये स्टेटमेंट यहीं गलत हो गया, क्योंकि अनइलेक्टेड में एमपीज जो होंगे वो वोट नहीं करते हैं, जो नॉमिनेटेड एमपीज हैं वो तो वोट नहीं कर रहे हैं ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। सिंपल चीज़ें है ना, यही सिंपल सिंपल चीज़ें। फिर हम प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर और डिस्कस कर लेते हैं, फिर पार्लियामेंट वाला चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे काफ़ी डिटेल में। प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं, चीफ मिनिस्टर कौन होते हैं? ये होते हैं हेड ऑफ स्टेट, ओ सॉरी हेड ऑफ गवर्नमेंट। अब जो आपके कंट्री के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेड हैं, इंडिया के जो गवर्नमेंट के हेड हैं वो है प्राइम मिनिस्टर। अब हर स्टेट में भी एक हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, वो होता है चीफ मिनिस्टर। ठीक है, आर्टिकल 75 के अंदर है प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर को। सिंपल चीज़ है कि सबसे पहले आपके एमपीज इलेक्ट हो गए, उसके बाद आपके प्रेसिडेंट जो है एक किसी भी एमपी को या फिर आउटसाइडर किसी भी जो है लीडर को प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करेंगे और वो प्राइम मिनिस्टर अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करवाएंगे थ्रू दी प्रेसिडेंट। सिंपल चीज़ है। सिमिलरली 164 के अंदर जो है चीफ मिनिस्टर्स इलेक्ट होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है बाय दी गवर्नर। पावर्स फंक्शंस क्या हैं? देखो ये क्या है ना, जैसे नॉमिनल जो हेड हैं वो हैं आपके गवर्नर एंड प्रेसिडेंट। नाम तो सब इन्हीं का ही है कि गवर्नर साहब ने ऐसा किया, प्रेसिडेंट साहब ने ऐसा किया, बट आपको भी पता है कि रियल हेड कौन है, रियलिटी में कौन कर रहा है? चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं रियलिटी में। रियलिटी में जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लिए जा रहे हैं
फॉर एग्जांपल कि आपके कोई भी एग्जेक्टिव एक्शन, फॉर एग्जांपल कि अगर कैग का सिलेक्शन होना है या फिर कैग को अपॉइंट करवाना है, तो ऐसा बोला जाता है कि प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द कैग, बट प्रेसिडेंट इन फैक्ट डज नॉट अपॉइंट द कैग, इट इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द पीएम विच अपॉइंट्स द कैग। ये सिंपल चीज है ना। प्रेसिडेंट करेंगे पर करवाएगा कौन? करवाएंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये सब चीजें हैं, है ना। इसी के साथ अपना पीएम एंड सीएम भी खत्म हो गया चैप्टर। अब इसके बाद हम कल डिस्कस करेंगे काफ़ी डिटेल में आपका पार्लियामेंट वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे हम लोग, और बाकी जो भी चैप्टर्स बच रहे होंगे वो हम कल डिस्कस करेंगे। और अगर कुछ छूट जाएगा तो हम एक लेक्चर और इसमें रिकॉर्ड कर लेंगे, एक लेक्चर हम और ले लेंगे, क्योंकि हम जल्दबाजी नहीं कर सकते, पॉलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम आराम से समझेंगे। देखो पार्लियामेंट वाले चैप्टर में बहुत टाइम लगेगा थोड़ा सा, है ना, और उसमें क्या है ना कि कुछ कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट हैं जो कि एग्जाम में डायरेक्टली आ जाते हैं, तो हम उसको प्रॉपर टाइम देंगे और अच्छे से उसको समझेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।